चैप्टर नंबर अगले टॉपिक पे हम लोग पहुंच गए हैं जो चैप्टर नंबर 9 है। और इस चैप्टर नंबर 9 में हम लोग देख रहे हैं अध्याय नंबर 9 उपसंयोजक यौगिक। कौन सा यौगिक? उपसंयोजक यौगिक। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो उपसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे पहले हम लोग कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब ये कंपाउंड आया कहाँ से और कैसे, क्या इसके बारे में है, इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं या डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दो जगह से हम लोग देखेंगे। देखो कितने लोगों को पता होगा कंपाउंड किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। द्रव, ज्यादा समय नहीं लगेगा। द्रव्य, द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। मैटर किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है। क्या करता है? जो स्थान घेरता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव बोलते हैं। ठीक है ना, द्रव्य बोलते हैं। और द्रव्य को दो प्रकार से बांटा गया है। एक उसकी अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर? अवस्था के आधार पर। ठीक है ना, इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक तरह से इसके फिजिकल, द्रव की क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, मींस मतलब मींस भौतिक अवस्था। क्या बोला जाता है? मींस भौतिक अवस्था भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, भौतिक अवस्था। ठीक है ना, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है द्रव और एक होता है हमारा गैस। तो देखो हमारे पास एक फार्मूला है H2O। H2O ठोस में, जब H2O ठोस में रहता है मतलब उसके अणु जो होते हैं नजदीक नजदीक होते हैं, बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं, तो वो ठोस में बदल जाता है। और ठोस में जैसे H2O का हमारा नाम हो जाता है, ठीक है ना, बर्फ। क्या बोलते हैं? बर्फ। और हम लोग H2O को ही अगर द्रव अवस्था में है तो हम लोग क्या बोलते हैं? जल। ठीक है ना, और H2O को अगर हम लोग गैस अवस्था में बदल देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प। क्या बोलते हैं? वाष्प। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो तुम कहोगे सर जी एक भौतिक अवस्था हो गया और एक क्या हो जाएगा? रासायनिक। ठीक है ना, रासायनिक गुण भी हम लोग बोलते हैं या रासायनिक अवस्था भी बोल सकते हैं। तो रासायनिक अवस्था के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से भाग हो सकते हैं? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, ये भौतिक अवस्था, सभी लोग बोल सोचते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? जिसमें भौतिक अवस्था किसे कहते हैं? भौतिक अवस्था वो होगा जिसके अणुओं और परमाणुओं में कोई बदलाव ना किया जाए। क्या किया जाए? जिसमें, जिसके किसी अणुओं में, देखो जैसे कि H2O है, H2O ठोस में भी था, द्रव में भी था, और कहां पे भी है? गैस में भी H2O है। तीनों में H2O है, बट उसकी जो भौतिक अवस्था है, ऊपर से देखने वाली जो अवस्था, जैसे कि बर्फ हो जा रहा है, फिर क्या हो रहा है? जल, फिर क्या हो जा रहा है? वाष्प। ये चीज देखने वाली चीज है, ये तीनों चीज। ठीक है ना, क्योंकि इसमें कंपोजिशन इसका सेम है। मतलब इसमें जो 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ये जो एटम है ये क्या है? एकदम सेम है, बहुत ही शानदार है, एकदम सेम है। ठीक है ना, बट, ठीक है ना, बट इसकी जो भौतिक अवस्था है, मतलब ऊपर से देखा जा रहा है, वो चेंज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर के जो अणु और परमाणु है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो हम लोग को एक बात समझ में आ गई कि ठोस, द्रव, जो गैस है हमारा H2O, 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 तीनों में क्या है? H2O। बस इसके अणुओं और परमाणु जो हैं, अणुओं और परमाणुओं में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। एटॉमिक लेवल पे कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, सेम है। कंपोजिशन इसका सेम है, जो अनुपात है वो क्या है? तीनों में सेम है, मतलब तीनों में H2O ही है। ठीक है ना, बट रासायनिक गुण वह गुण होता है जिसमें क्या होता है? अणुओं और परमाणुओं में क्या हो जाता है? चेंजिंग हो जाता है। मतलब तुमसे कोई आज से पूछे कि भौतिक अवस्था क्या होता है, तो तुम नॉर्मली बता सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि भौतिक अवस्था वो अवस्था होती है जिसके अणु और परमाणु में कोई बदलाव ना हो। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक अवस्था। और रासायनिक अवस्था हमारा वह होता है, या रासायनिक गुण उस गुण को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें जिसमें क्या होता है? अणु और परमाणु में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। अणु और परमाणु में क्या हो जाता है? बदलाव। तो मतलब अणु और परमाणु में बदलाव हो रहा है। तो इस बेस पे हम लोग देखते हैं 2 तरीके से हम लोगों को पदार्थ मिलता है। एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक कौन सा पदार्थ होता है? शुद्ध पदार्थ होता है। और एक हमारा कैसा होता है? ठीक है ना, शुद्ध पदार्थ, और एक हमारा होता है मिश्रण। ठीक है ना, जब हम 2 पदार्थों को मिक्स करते हैं, या 2
चीज़ों को, किसी भी चीज़ को हम लोग मिक्स करते हैं तो हमको ये चीज़ें मिलती है। पेवर सब्सटेंस होता है और क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ जो होता है हमारा और मिश्रण को पहले हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। जो मिश्रण होता है हमारा दो तरीके से होता है, एक होमोजीनस मिश्रण होता है और एक क्या होता है, हेट्रोजीनस मिश्रण होता है। मतलब होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है ना, मतलब समांगी मिश्रण और क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। तुम कहोगे सर जी समांगी मिश्रण क्या होता है, तो दिखाते हैं। समांगी जो मिश्रण होगा हमारा, ठीक है ना, और विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना, विषमांगी, ठीक है ना, मिश्रण, ठीक है ना। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण में, ठीक है ना, हमको इतना ही अंतर देखने के लिए मिलेगा कि जो समांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना, और विषमांगी मिश्रण में, ठीक है ना, देखो समांगी मिश्रण में जैसे कि हम लोग ऐसा मिश्रण जिसको नग्न आंखों से ना देखा जा सके, क्या रहे देखा जाएगा, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। कौन सा मिश्रण बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में नोटिस रखना, ठीक है ना। और जिसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे कि पानी और बालू का मिश्रण, किसका, पानी और बालू का अगर हम लोग मिश्रण कर दे तो ये कैसा हो जाएगा, विषमांगी। वहीं पानी और चीनी का अगर हम लोग मिश्रण कर दे, ठीक है ना, और चीनी का मिश्रण कर दे तो हम लोग कहेंगे सर जी एक बात बता दें, चीनी घुल जाना चाहिए। मिश्रण का मतलब होगा उसको चम्मच से अच्छे से हम लोग क्या कर देंगे, घोल देंगे। ऐसा नहीं सर जी चीनी डाले पानी में तुरंत देख रहे हैं सर जी नग्न आंखों से तो हम तो देख रहे हैं चीनी है, ये बात नहीं हुई। उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ जो होता है दो तरीके से होता है, एक हमारा होता है तत्व और एक होता है हमारा यौगिक। कहानी बदल गई, आ गया यौगिक। बस मुझे यही बताना था कि यौगिक क्या होता है, ठीक है ना। यौगिक जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड, ठीक है ना। कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड किसे कहते हैं, जितने लोगों को परिभाषा याद है उतने लोग बोल सकते हैं अपने मुंह से, ठीक है ना। कंपाउंड वह होता है कि कंपाउंड वह होता है जिसमें, मतलब हम कह सकते हैं वह मिश्रण जिसमें अणुओं और परमाणुओं का, ठीक है ना, मतलब अनुपात जो होता है, अनुपात में मिश्रण किया जाता हो। किसमें किया जाता हो, अनुपात में उसका मिश्रण किया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे कि H2O, मतलब हमको अगर जल कभी भी बनाना है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की हमको जरूरत पड़ती, मतलब इसका अनुपात 2:1 है। तुम कहोगे सर जी तत्व की अगर हम लोग बात करें तो ये जो होगा यौगिक भी हम लोग देखें तो 2 तरीके से होते हैं। एक होता है कार्बनिक यौगिक। एक कौन सा यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। और एक क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है। कौन सा यौगिक, अकार्बनिक, ठीक है ना, अकार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक और क्या होता है, अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक। इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को। मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोला जाता है। इसे क्या बोला था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वह कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता। मोस्टली 2-3 इसके एक्सपेक्शन है, बट हियर हम नहीं बात करेंगे, ठीक है। तत्व जो होता है हमारा, ठीक है ना, 3 तरीके से होता है। एक हमारा होता है धातु और एक होता है हमारा अधातु और एक हमारा होता है उपधातु, ठीक है ना। धातु वो होते हैं, हम लोग देखे हैं, धातु वो होते हैं, अगर हम लोग देखा जाए तो धातु हमारे पास वो होते हैं जो जिसमें लूस्टर की प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है कि लूस्टर मतलब सॉरी, ठीक है ना, मतलब चमक, लूस्टर नहीं है वो, ठीक है ना। अब देखो डक्टाइल मतलब होता है कि जिसको पतले तारों में खींचा जा सकता है। धातु का जो गुण होता है, अब हिंदी में भी बोला जाता है, फिलहाल हिंदी की क्लास है, लेकिन बस तुमको हम बता सकते हैं धातु वो होता है कि जिसमें, ठीक है ना, विद्युत का संचालन होता है। किसका संचालन होता है, विद्युत का संचालन होता है और उष्मा का संचालन होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु। उपधातु में ये गुण नहीं पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती, उपधातु में नहीं पाई जाती। बात तुम्हारी एकदम सही है कि सर जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो तो अधातु है ना, उसमें भी विद्युत का चालन होता है, एक्सट्रैक्शन है बाबू, ठीक है। और अधातु वो होते हैं कि जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। किसका चालन नहीं होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है। मतलब आधातु वह होगा जिसमें विद्युत का चालन होगा नहीं करेगा। फिर प्लस अगर हम उसको गर्म करेंगे तो उसमें जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉर्नर पे हम लोग गर्म कर रहे हैं, ये हमारा एक क्या है, अधातु है। तो मान लो इसका इस मतलब इस कॉर्नर पे हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। अब जब इस कॉर्नर पे हीट कर रहे हैं तो ये उपधातु है, तो इसको मतलब ये हीट जो होगा यहाँ तक आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन यही अगर हम इस लोहे का ले लें या स्टील का ले लें, अगर एक कॉर्नर को गर्म करेंगे तो ये पूरा रॉड गर्म हो जाएगा। मतलब इसमें थर्मल एनर्जी क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। थर्मल एनर्जी मतलब उष्मा,
ठीक है ना, उष्मा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है, लेकिन ये जो है आधातु है उसमें ट्रेवल नहीं करती। उपधातु उसको कहते हैं जिसमें आधात और उपधात दोनों का गुण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, जो कि हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं डाई इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ तक ले इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और भी जो हमारे टॉपिक्स हैं, तो हम लोगों को यौगिक अगर समझ में आ गया है, यौगिक मतलब वो होगा जिसमें एटम और परमाणुओं का अनुपात मिश्रण होगा। कैसा होगा, अनुपाती मिश्रण होगा, समानुपाती मिश्रण होता है, मतलब जिसमें अनुपात का मिश्रण होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। अगर हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, छोड़ो उसके बारे में बात ना करें, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हो सकता हो कितने लोग बायोलॉजी ना पढ़ते हो। तो कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब ऐसे यौगिक होंगे जैसे कि H2O है। H2O को हम लोग अक्सर देखे होंगे कि जो H2O का जब फिगर बनता था तो ये जो हाइड्रोजन होता है इस तरीके से होता है, और इसके पास लोन पेयर होता है। क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर होने के कारण मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग नहीं लेते हैं, जो बॉन्ड पेयर में भाग नहीं लेते उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर। मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में देखो 1 2 3 4, ठीक है, 2 2 4 2 4 2 8 10, ज्यादा हो गया जी, 2 ही बनेगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है, ऐसे जो यौगिक होते हैं जिसके पास लोन पेयर होता है, और वो लोग जो इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जैसे कि H+ आयन, कौन सा आयन, H+ आयन, इसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, मतलब खड़े खड़े लोन पेयर को ही क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, अब कोई इसका एक इलेक्ट्रॉन भी छीन लिया, कोई एक इलेक्ट्रॉन भी इसका क्या कर लिया, छीन लिया। लोन पेयर मतलब होता है युग्म इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब क्या होता है, युग्म इलेक्ट्रॉन। समझो, भावनाओं को समझो, अंग्रेजी या हिंदी इन दोनों पे ना ध्यान दो, बस भावनाओं को समझो, क्या क्वेश्चन कह रहा है, सिर्फ टॉपिक समझ में आना चाहिए, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ठीक है ना, वो निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, H+ आयन, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, कोई मार के छीन लिया, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो जब इससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसके पास डिफिशियंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, अरे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो तो अंग्रेजी भी तुमको कुछ ना कुछ चीजें पता होना रहना चाहिए तुम लोगों को, सॉरी, ठीक है ना। पता नहीं आज क्या खा लिए हम लोग कि हमारी थोड़ा सा जुबान अलग अलग तरह से फिसल जा रही है, बट आई कैन कंट्रोल आल्सो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, अंग्रेजी भी हमको कुछ पता होना चाहिए, मतलब मैं हिंदी भी बता दे रहा हूँ, अंग्रेजी भी बता दे रहा हूँ, दोनों बता दे रहा हूँ। मेरे दिमाग में जो आ जाएगा मैं उस चीज़ को वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। आई एम आल्सो नाउ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है ना, एंड आई कैन आल्सो टीच CBSE बोर्ड्स एंड हिंदी मीडियम, ठीक है ना, बट आई कैन ऑल मोर फोकस इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो सो यहाँ पे जो हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, H+ आयन, ठीक है ना, इस H+ आयन को दे देंगे तो ये बन जाता है, ये जो वाटर है ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। कौन सा आयन बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हाइड्रोनियम आयन बनने का मतलब हो गया, इस पे लग जाता है H3O+। कभी देखे हो जिंदगी में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। मतलब कि जो तुम्हारे कभी भी अगर H2O, मतलब कि किसी के भी, जैसे कि देखो H2O था, ठीक है ना, अब इसमें जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड दिखाया जाएगा तो इस तरीके से दिखाया जाएगा। किस तरीके दिखाया जाएगा, इस तरीके, मान लो इसको इस तरीके से दिखा दिया गया, इसको इस तरीके से दिखा दिया। ये जो दिखाया गया है, यही सिंबल ही, मतलब तीर का जो एरो का जो सिंबल ही है, यही बताता है कि इसने लोन पेयर लिया है, इसने मतलब सहसंयोजन बॉन्ड किया है। लोन पेयर मतलब युग्म इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन, युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है ना, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो सिंबल ही है, यही क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड का एक तरह से क्या होता है, सिंबल हमको डिनोट करता है। तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि सर जी हमको तो कोऑर्डिनेशन समझ में आएगा, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और जो लोन पेयर के मतलब लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा और जो यौगिक होगा और जो एक्सेप्ट करेगा, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपसह संयोजक, उपसह संयोजक योजक, ठीक है ना, बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बांध बोलते हैं। कौन सा बांध बोलते हैं, उपसहसंयोजक बांध, ठीक है ना। कैन गॉट इट, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक, मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना, और जो एक्सेप्ट करवाएगा उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इसको एरो से डिनोट करेंगे, और ये बॉन्ड उपसहसंयोजक बांध कहलाता है। तुम कहोगे सर जी हाई
ये सहसंयोजी बॉन्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया है, तो ये कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजी बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजी बॉन्ड है। ठीक है ना, गॉट इट? ठीक है ना, अब हमको समझ में आ गया कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा। अब जब ये सहसंयोजी बॉन्ड द्वारा ये बना है, तो हाइड्रोनियम आयन एक तरह से कैसा कंपाउंड है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या फिर कोऑर्डिनेशन यौगिक भी अगर एक तरह से देखा, जिसमें उपसहसंयोजी बॉन्ड बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है ना, फिलहाल अभी हम लोग उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में अभी तक तो नहीं पहुंचे हैं। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल हम लोग एक तरह से देखे हैं, एक छोटा सा हमको उपसहसंयोजी बॉन्ड के बारे में देखने के लिए मिला है। ठीक है ना, लेकिन अभी और भी इसके बारे में है। ठीक है ना, अब एक्चुअल में उपसहसंयोजक यौगिक किसको कहा जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक्चुअल में जो उपसहसंयोजक यौगिक होता है, ठीक है ना, उसको जानने से पहले हम लोग दो चीजों के बारे में जान लेते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक बना कैसे, मतलब कि उपसहसंयोजक यौगिक बना कैसे और इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसको बनाया कैसे जाता है। जैसे किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले उसकी ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति, ठीक है ना, अगर सारी चीजों को देखते हैं, जैसे कि छोड़ो, ठीक है ना, जैसे कि हर एक चीज के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, तो उसी तरह से हम लोग इसके लिए भी देखते हैं। ठीक है ना, कपड़ा खरीदना होता है तो 50 दुकान पे जाकर के मोलवाते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है ना, तो कह रहा है उपसहसंयोजक यौगिक को पढ़ने से पहले वो बता रहा है कि एक टॉपिक आता है और जिसका नाम है आणविक, क्या बोल रहा है? आणविक यौगिक। कौन सा यौगिक? आणविक यौगिक। अगर हम इसको अंग्रेजी में बोले, ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है एडिशन कंपाउंड। क्या बोला जाता है? एडिशन कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है ना, कौन सा कंपाउंड बोला जाता है? एडिशन कंपाउंड। और ये एडिशन कंपाउंड कैसे प्राप्त होता है जरा इसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, एडिशन जो कंपाउंड्स होता है ये कैसे प्राप्त हो रहा है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है ना, तो जो एडिशन कंपाउंड होता है आणविक यौगिक होता है। तुम लोग कहोगे सर जी इसका एक और नाम है जिसको हम लोग योगात्मक यौगिक भी बोलते हैं, बात सही है। ठीक है ना, आणविक यौगिक को हम लोग, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, आणविक यौगिक को मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं। और योगात्मक यौगिक को क्या? योगात्मक, ठीक है ना, यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। देखो हो जाता है। ठीक है ना, तो ये होते हैं, चाहे योगात्मक मतलब मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलो या फिर क्या बोलो, आणविक यौगिक बोलो या फिर योगात्मक यौगिक बोलो। ठीक है ना, अब तुम कहोगे सर जी ये कैसे बना है और ये कैसे प्राप्त होता है, तो यहाँ पे भी सबसे पहली बात होती है कि हम लोग ऐसे कंपाउंड्स को लेंगे जैसे कि हम लोग ऐसे कंपाउंड को लेने वाले हैं जो कंपाउंड्स लवण होते हैं। ऐसे कंपाउंड को, कौन से कंपाउंड को लेंगे? लवण। ठीक है ना, अब तुम कहोगे सर जी लवण, हाँ लवण लेंगे। ठीक है ना, मतलब कि लवण जो होगा, ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड को लेंगे, मतलब कि जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को दे देता है और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जिसमें बॉन्ड बनता है। ठीक है ना, जिसमें, ठीक है ना, अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। तो लवण जो है हमारा, ये जो लवण है, तो लवण का मतलब साधारण लवण का 2 या 2 से अधिक लवण जब साधारण अनुपात में मिलाया जाता है तब जाकर के क्या बनता है? आणविक यौगिक या फिर योगात्मक यौगिक कहते हैं। हम लोग अगर सीधे सीधे लिखने जाएं तो हम लोग कहेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, लवण, ठीक है ना, साधारण अनुपात में, कौन से अनुपात में? साधारण अनुपात में, ठीक है ना, अनुपात में मिलाया जाता है। क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। तो हमको क्या प्राप्त होता है? ठीक है ना, हमको क्या प्राप्त होता है? आणविक यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आणविक यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है ना, चलो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, कुछ देख लेते हैं आणविक यौगिक। तो आणविक यौगिक भी अगर हम लोग बात करें तो उदाहरण से अगर हम लोग देखें तो आणविक यौगिक का 2 उदाहरण हमारे पास है। एक हमारे पास पोटास एलम है, ठीक है ना, ठीक है ना, एक हमारे पास क्या है? पोटास एलम है, जिसको हम लोग देखेंगे। पोटास एलम हम लोग सभी लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, पता नहीं कौन से क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फिटकिरी। हम लोग बहुत जब पढ़ते थे क्लासों में, तो जब कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी आता था तो कहता था कि बताओ पोटास एलम का फार्मूला क्या। थोड़ा ही बहुत पढ़ा है वो भी पूछेगा पोटास एलम का फार्मूला क्या। हाई स्कूल पढ़ के पास है, पता नहीं हाई स्कूल फेल है कि पास है, कहीं सुन लिया है तो पूछेगा पोटास एलम का फार्मूला बताओ। हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे, हमको गुस्सा लगा, एक बार हम रट डाले, ठीक है, फिर भी भूल गए। ठीक है ना,
तो चला हम लोग देखते हैं पोटासियम का फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल है K2SO4 इंटू, ठीक है ना, K2SO4 इंटू Al2, मतलब कि एल्यूमिनियम Al2SO4। और आगे मैंने क्लास में बताया था, और इसका क्या होगा SO4 इंटू क्या हो जाएगा थ्राइस इंटू 24H2O। आप लोगों को साफ दिखे इसीलिए मैं हट रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, ये हमारा क्या है पोटास एलम का फार्मूला है। तो कहोगे सर जी ये कैसे प्राप्त हुआ, तो हम बताना चाहेंगे, ठीक है ना। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि कौन कौन से साधारण लवण का मिलाने के बाद हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो सिंपल सी अगर बात करें, ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को हम लोग देखें तो सबसे पहले K2SO4 को मिलाया गया, प्लस किसको मिलाया गया Al2SO4 को मिलाया गया, और प्लस 24H2O मिलाया गया, तब जाकर के हमको ये कंपाउंड प्राप्त हुआ जिसको हम लोग K2SO4 Al2SO4 और हाफ H2O कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलते हैं पोटास एलम, ठीक है ना। पोटास एलम को बनाने के लिए पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है ना, और 24H2O को हम लेंगे तो हमको कंपाउंड जो मिलेगा वो भी क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा क्रिस्टल फॉर्म में, मतलब कि जितने भी हमको एडिशन कंपाउंड मिलेंगे मोस्टली किस में होंगे क्रिस्टल फॉर्म में हमको मिलते हैं। क्रिस्टल मतलब सॉलिड, मतलब कहीं पे अगर 20 मतलब इंटू 24H2O लिखा है मतलब ये बता रहा है क्रिस्टल फॉर्म में है, मतलब सॉलिड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है सॉलिड फॉर्म में है, इस बात को हमेशा हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है ना, हम लोग कॉपर सल्फेट को ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कॉपर सल्फेट, ठीक। अब कॉपर सल्फेट का अगर हम लोग एग्जाम्पल रखें, ठीक है ना, तो हम लोग देख सकते हैं, तो कॉपर सल्फेट जो हमारा है और प्लस हम लोग क्या ले लेंगे, ठीक है ना 4NH3 ले लेते हैं। चलो 4NH3 प्लस, और कोई बोलेगा क्या ले सकते हैं H2O ले लेंगे। क्या ले लेंगे H2O। जब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना, क्या करवाएंगे रिएक्शन करवाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, मतलब कि ये साधारण है, तो साधारण के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा कॉपर, क्या मिलेगा कॉपर अमोनिया पे 4 लग जाएगा, ठीक है ना, और इनटू क्या कहेंगे H2O, ठीक है ना। ये जो हमारा यौगिक मिला है, ये हमारा जो यौगिक मिला है ये क्या हमको मिल गया एक, ठीक है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा क्या था कॉपर सल्फेट है ना, हाँ, तो यहाँ पे हमारा कोष्टक बंद कर देंगे, SO4 लेंगे इनटू H2O, चलो सही, ठीक है ना। तो ये जो हमारा यौगिक है, ये जो हमारा यौगिक है और जो हमारा ये यौगिक है, ये दोनों ही हमारा क्या है योगात्मक यौगिक है। कौन सा यौगिक है योगात्मक यौगिक है। लेकिन हम जरा देख रहे हैं कि ये जो यौगिक है इसमें ऐसा जी बड़ा कोष्टक बना दिए, ये कौन सा काहे ऐसा इन दोनों के साथ ऐसा काहे दुर्भाव कर रहे हैं, दो अक्खी कर रहे हैं। हम लोग बोलते थे सर जी दो अक्खी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो दो अक्खी में, ठीक है ना। तो इन देखो दोनों में सर जी इन लोगों को भी कहीं कोष्टक में भरिए ना, इनको कोष्टक में नहीं भर जाता। तुम कहोगे सर जी क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी, इसका गुण, इसका गुण दोनों ही क्या है अलग है। दोनों ही गुण क्या है अलग है, एकदम से अलग है। तुम कहोगे सर जी कैसे अलग है, तो जरा हम लोग देखते हैं। अब इसको और इसको पारी पारा हम लोग जल में डालेंगे। हमने क्या किया चलो अच्छा देखते हैं, इसको भी उठा करके जल में डाल दिया, इसको भी उठा करके हमने किस में डाल दिया जल में। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है जैसे जल में डाले तैसे आयन में हाल हाली टूट करके अलग हो गए, मतलब भगे ये सब, ये इधर भागा उधर भागा उधर भागा, सभी लोग जैसे जल में डाला गया टूट के बिखर गए, खत्म कहानी, एकदम से कुछ नहीं बचा। मतलब कि जल में डालने पर ये अपने सरल आयनों में टूट टूट करके अलग हो जा रहा है। पोटेशियम अलग सल्फेट अलग, एल्युमिनियम अलग सल्फेट, SO4 अलग, वाटर कहीं गया वो कहाँ गया ये कहाँ गया, सभी लोग अलग हो गए, हमको नहीं, ठीक है ना। अब लेकिन इस यौगिक को जब डाला गया तो ये अपनी प्रॉपर्टी को बनाया था, जो मतलब जो कोष्टक के अंदर है, ठीक है ना, जो कोष्टक के अंदर है वो एक अपना अलग प्रॉपर्टी बनाया था। मतलब ये अलग है टूट रहा है, ये अलग, मतलब ये अपने पूरे सरल आयनों में टूट नहीं रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये जो यौगिक है, ये जो यौगिक है ये सरल आयनों में टूट नहीं रहे, मतलब इसमें से SO4 तो निकल जा रहा है, H2O तो निकल जा रहा है, लेकिन ये टूट करके अलग नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना।
तो जब अलग नहीं हो रहे हैं और ये आसानी से अलग हो जा रहे हैं तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। कौन सा, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, डबल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, डबल साल्ट। क्या बोलते हैं, डबल साल्ट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डबल साल्ट। ठीक है ना, इरिटेटिंग भी होता है कुछ बच्चों को, लेकिन ये तुम्हारे फायदे की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग, ये जो कोष्टक में दिख रहा है, यही हमारा उपसहसंयोजक यौगिक है। कौन सा यौगिक है, उपसहसंयोजक यौगिक है। देखो उपसहसंयोजक यौगिक को कई नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना, इसमें से एक नाम और भी है जिसको हम लोग संकुल यौगिक भी बोलते हैं। कौन सा यौगिक बोलते हैं, संकुल यौगिक भी बोलते हैं। जरा इस चीज पर ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान देना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक। और जो हमारा संकुल यौगिक और उपसहसन यौगिक, मतलब मोस्टली सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जो वर्ड है, संकुल यौगिक ही यूज किया जाता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग इसका संकुल यौगिक का ही नाम लेकर के अक्सर हम लोग इसकी बातें करेंगे। संकुल यौगिक जैसे बोलेंगे, उपसहसंयोजक यौगिक तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, तभी तुम कंसेप्ट को समझ पाओगे कि हाँ सर जी उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में आप बता रहे हैं। तो डबल साल्ट वो होगा या द्विक लवण वो होगा जिसको हम लोग जल में डालेंगे, जल में डालने पर वो अपने आयनों में क्या होगा, टूट जाएगा। अपने सरल आयनों में क्या होगा, टूट जाएगा। फिलहाल ये भी अपने आयनों में टूट रहा है, लेकिन तुरंत का तुरंत नहीं टूट रहा है, काफी समय लग रहा है, साल भर लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है, पता नहीं कितना लग रहा है, बट ये आसानी से टूट नहीं रहा है। लेकिन ये टूट रहा है तो SO4 अलग हो जा रहा है, H2O अलग हो जा रहा है, ये अलग हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से टूट नहीं रहा है। मतलब कि ये टूट जा रहा है सरल आयनों में, लेकिन ये टूट नहीं रहा है। इसीलिए इसको कितने भागों में बांटा गया, एडिशनल कंपाउंड को या आणविक यौगिक को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन से, एक द्विक लवण है और एक क्या है हमारा संकुल यौगिक है। थोड़ा एनर्जी है, अभी डाउन हो जाएंगे, सभी लोगों को पता है। ठीक है ना, सर जी फटक लीजिए, 2 ATP एनर्जी है तो पढ़ा लीजिए। तो फिलहाल ये हमारा समझ में आ गया हमको, मतलब हमको यहाँ पे समझ में आ गया उपसहसंयोजक यौगिक और क्या हो गया, संकुलन यौगिक। कौन सा यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक और संकुलन यौगिक। तो फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं, कितने लोग यहाँ पे डिफिनेशन ये भी बताते हैं। ठीक है ना, और वो डिफिनेशन हमको ध्यान देने वाला है, उपसहसंयोजक रसायन में ही इसको हम अलग ब्रांच बना दिया गया है। इसको एक अलग ब्रांच में ही पढ़ा जाता है। अगर आगे चल करके BSc करोगे, MSc करोगे, PhD करोगे, तो वहाँ पे हम मतलब एक केमिस्ट्री के भी ब्रांचेस, बहुत ब्रांचेस। अब जानती हो एक पेड़ है तो हम लोग जड़ अभी जड़ से चढ़ रहे हैं, पलई पे जैसे जैसे जाएंगे ना तो 75 शाखाएं मिलती चली जाएंगी। मतलब अभी हम लोगों को पेड़ पे चढ़ना सिखाया जा रहा है। ठीक है ना, अभी हम लोग थोड़ा समझ जाओ कि अभी हम लोग मतलब अभी जड़ से धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग बीच उसमें कहीं पहुंचे हैं, अभी पलई वलई पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है ना, अभी शाखाओं पे नहीं पहुंचे ज़्यादा। अभी रसायन विज्ञान को 3 शाखाओं तो बांट पाए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है ना, इसी में सब मिक्स करके हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारे सामने है। तो हम लोग सबसे पहले उपसहसंयोजक रसायन, जिसमें उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक रसायन कहते हैं। खत्म। ठीक है ना, तो वही चीज होता है जिसमें जिस चीज का, जैसे कि बायोलॉजी का हो गया, संस्कृत का हो गया, हिंदी का हो गया, जिसका भी परिभाषा बोलना है, ठीक है ना, उसके बेस पे बोल दिया। जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहता है, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिक विज्ञान, वह विज्ञान होता है कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन किया जाता है। मोस्टली क्या किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है ना, मोल अंश वंश, ठीक है ना, बिलियन का सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है, कितना कंसंट्रेशन नहीं है। हम लोगों ने बिलियन में भी ये भी पढ़ा था कि मतलब कि इंट्रावेनस इंजेक्शन में क्या कितनी मात्रा, क्या साल्ट रहता है, क्या नहीं रहता है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है ना, उन सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल मिटाते मिटाते सारी बातें हम लोगों को हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे संकुलों के प्रकार। किसके प्रकार हम लोग देखेंगे, संकुलों के प्रकार। ठीक है, तो संकुल के अगर हम लोग प्रकार देखेंगे तो कई तरीके से हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। मोस्टली अगर हम लोग देखेंगे तो संकुल यौगिक जो होगा, ठीक है ना, तो अभी तक ले हमने जो देखा उसमें हम लोग सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। प्रकारों को पढ़ने से पहले और भी कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, जैसे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, और इसमें एलिमेंटों में कौन कौन से जो यौगिक हैं जो मोस्टली उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो D ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है, D ब्लॉक के जो तत्व हैं,
कौन से ब्लॉक के तत्व? डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो मोस्टली ज़्यादा हमके यूज में लाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है, इसके जो सब सेल्स होते हैं, मतलब इसके जो सेल होते हैं, इसमें जैसे कि डी ब्लॉक होता है तो डी ब्लॉक में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि ये लोन पेयर को क्या कर सकते हैं? अपसेट करते हैं, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्बिटल में खाली जगह होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या कर सकते हैं? आसानी से ये कर सकते हैं। तो मोस्टली जितने भी एग्जाम्पल, जैसे कापर भी एक तरह से डी ब्लॉक का यौगिक था, ठीक है ना, डी ब्लॉक का यौगिक था। डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मोस्टली 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अगर बनाए जाने वाला उपसंयोजक यौगिक में तत्व इस्तेमाल होता है तो डी ब्लॉक का तत्व होता है। फिलहाल तुम कहोगे सर जी एस और एफ, ठीक है ना, तो पी के बाद तो कल्पना मत करना, बहुत कम होता है, ठीक है ना। जो एस और एफ होता है, ठीक है ना, होता एस और एफ में भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन ये जो यौगिक होते हैं ये बहुत कम अस्थायी होते हैं, मतलब बहुत कम काम करते हैं, बहुत कम बनाते हैं, ठीक है ना। संकुल यौगिक को अगर देखा जाए तो ये बहुत कम संकुल यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना। तो डी ब्लॉक सबसे ज्यादा बनाते हैं, और ये जो एस और एफ ब्लॉक होते हैं ये बहुत कम बनाए होते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक में, ठीक है ना, लोन पेयर लेने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की क्या होती है? क्षमता अधिक होती है, ठीक है ना। और एस और एफ ब्लॉक में उतनी ज्यादा अधिक क्षमता नहीं होती है, या उसको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं, लेने के बाद भी रोक नहीं, मतलब क्या होता है कि लेने के बाद उसको रख पाना, कितने देर तक रख पाना, ठीक है ना। जैसे तुमको 1 लाख रुपया दे दिया गया, तुम पैसा ले जाकर तुरंत खर्च कर दिए, मतलब तुम्हारे पास रखने की स्टेबिलिटी कम है। किसी को 1 लाख रुपया दे दिए, 2 साल तक ले रखा है। अब जान ही रहे हो जब लॉकडाउन लगा था तो पैसा कैसे निकल रहा था, ठीक है ना। औरतें बहुत ज्यादा देर तक ले समय पैसा रख लेती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मिला तो ऐसे खर्च कर दिए, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, हम भी अपने सिस्टर से बहुत पैसा लेते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बहुत पैसा रखी रहती थी, ठीक है ना। अब देखो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, तो उपसंयोजक जो यौगिक होता है, ठीक है ना, उसमें एस व एफ ब्लॉक में अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो एस और एफ ब्लॉक में तो कम बनाने की क्षमता होती है। तो कहोगे सर जी हमारे जीवन में कहाँ देखा जाता है, ठीक है ना, तो लाल रक्त कणिकाओं में। कहाँ देखा जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में, ठीक है ना, कणिकाओं में। तुम कहोगे सर जी लाल रक्त कणिकाओं में? हाँ, हीमोग्लोबिन का नाम सुने हो? बायोलॉजी है, इतना तो समझना ही पड़ेगा। जो हमारा हीमो मतलब लाल रुधिर कणिका, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पोसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पोसेल्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स में जो आयरन होता है, ठीक है ना, आयरन और हीमोग्लोबिन, क्या होता है? आयरन और हीमोग्लोबिन, आयरन और क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो आयरन Fe और प्लस क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और ये दोनों का जो मिश्रण होता है, आयरन और हीमोग्लोबिन का जो मिश्रण होता है, ये तुम्हें क्या बना करके देता है? एक उपसंयोजक यौगिक बनाता है, जो हमारे श्वसन में ऑक्सीजन को कैरी करने में बहुत ही ज्यादा क्या होता है? लाभदायक होता है, या बहुत ज्यादा क्या होता है? मददगार होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन को कैरी करने में, ऑक्सीजन को ले जाने में, हमारे टिश्यू तक, हमारे सेल तक ठीक है ना, ले जाने में क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो Fe, ठीक है ना, फेरस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो हमको समझ में आया कि आयरन और हीमोग्लोबिन का जो मिश्रण होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? उपसंयोजक यौगिक कहलाता है, ठीक। अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तुम कहोगे सर जी एक आध और एग्जाम्पल देखा जाए, तो हाँ, एक आध एग्जाम्पल और है। जो धातु निष्कर्षण होता है, क्या होता है? धातु निष्कर्षण, ठीक है ना, निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण मतलब जब जमीन से खोद करके निकाला जाता है धातुओं को, जमीन से जब खोद करके धातुओं को निकाला जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु निष्कर्षण, ठीक है ना, ठीक है ना। धातु निष्कर्षण में हम लोग क्या करते हैं? जो यौगिक हमको मिलता है धातु निष्कर्षण में, वो भी कैसे यौगिक होते हैं? उपसंयोजक यौगिक होते हैं। कैसे यौगिक होते हैं? उपसंयोजक यौगिक होते हैं। तो 2 एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है जहां पे हमको आरबीसी क्या होती है, मतलब उपसंयोजक यौगिक मिलते हैं। तो इसीलिए हमको उपसंयोजक यौगिक पढ़ना बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम लोग फर्स्ट प्रियोरिटी पे रखते हैं और हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। उसी को सर जी फिलहाल सभी चीज कहते हैं इंपॉर्टेंट है, सभी चीज पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, भाग करके कहाँ जाओगे, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोगों ने 2-3 बात की। जैसे कि हमने कहा सबसे ज्यादा किस में होगा? डी ब्लॉक में बनेगा। उपसंयोजक सबसे ज्यादा कहाँ बनेगा? डी ब्लॉक में, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, कम किस में बनेगा? एस और एफ ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कुछ ही नहीं बात होती है, ठीक है ना। लाल रक्त कणिकाओं, क्या क्यों इसमें बनता है? क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा डी ब्लॉक में होती है, उससे कम एफ ब्लॉक में होती है, उससे कम क्या होती है? एस ब्लॉक में होती है, ठीक है ना।
तो अगर उपसंयोजक यौगिक का तुमसे कोई एग्जांपल पूछ रहा है तो बता दो लाल रक्त कणिकाओं, मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स। रेड ब्लड कार्पोसेल्स में कैसे आयरन और हीमोग्लोबिन, क्या होता है आयरन और हीमोग्लोबिन का मिश्रण जो बनाता है वो उपसंयोजक यौगिक बनाता है। धातु निष्कर्षण में भी ढेर सारे यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपसंयोजक यौगिक होते हैं। ठीक है ना, ये बात हम लोगों ने देखा। ठीक है ना, तो अब हम लोगों का जो निष्कर्षण निकल रहा है, ठीक है ना, क्या हो सकता है निष्कर्षण में। अगर हम लोग देखें निष्कर्ष में, तो हम लोग अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे तो संकुल के प्रकार देखेंगे। कौन सा प्रकार देखेंगे, संकुलों के प्रकार, मतलब उपसंयोजक के प्रकार। हम फिर से कह रहे हैं संकुलों के प्रकार मतलब क्या हो गया, उपसंयोजक के प्रकार। तो उपसंयोजक के प्रकार को अगर हम लोग देखें तो हम लोग किसके बेस में देख रहे हैं कि जो संकुल आयन है विभाजित होने की प्रकृति पर, किसकी प्रकृति पर, विभाजित हो जाने की प्रकृति पर। विभाजित हो जाने की मतलब जल में डालेंगे, ठीक है ना, अभी भी जल में डालते हुए आ रहे हैं। द्विक लवण बहुत तेजी से अपने सारे आयनों में डिवाइड हो जा रहा था, लेकिन ये सारे आयनों में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन डिवाइड होंगे, कभी ना कभी तो डिवाइड होंगे, लेकिन तुरंत हो जा रहा है और इसको डिवाइड होने में बहुत समय लग जाएगा। तो उसको हम लोग ना के मतलब परीक्षण में नहीं देते हैं। ठीक है ना, अब देखो जो संकुल आयन होते हैं विभाजन के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। तुम कहोगे सर जी कौन कौन सा, हम एक बोलते हैं पूर्ण जटिल यौगिक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण जटिल यौगिक। मतलब हम लोग संकुल को मतलब जटिल भी बोल देते हैं तब भी चल जाता है। ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं जटिल मतलब कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है ना, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हमारा होता है एक तरह से क्या होता है, पूर्ण जटिल यौगिक होता है। और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, अपूर्ण, क्या होता है, अपूर्ण जटिल, ठीक है ना, यौगिक होता है। कौन सा यौगिक होता है, अपूर्ण जटिल यौगिक। तुम कहोगे सर जी अपूर्ण जटिल मतलब अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पार्शियल, क्या बोलते हैं, पार्शियल। ठीक है ना, पार्शियल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब कि ये कंपाउंड तो है कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, मतलब ये कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे भी हम लोग उपसंयोजक से ही रिलेटेड रखेंगे। ठीक है ना, यौगिक। ठीक है ना, अब देखो पूर्ण जटिल यौगिक हो गया, अपूर्ण जटिल यौगिक हो गया, मतलब पार्शियल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है हमको समझने और समझने के लिए, जानने के लिए, अब वो होता है कि सर कहोगे पूर्ण जटिल यौगिक में क्या होगा, अपूर्ण जटिल यौगिक में हो, फिर वही बात आती है जल में घोला जाएगा। किसमें घोला जाएगा, जल में घोला जाएगा। अब जल में घोला जाने पर, ठीक है ना, अब इन दोनों में कंपटीशन हो रही है। पहले द्विक लवण में, डबल साल्ट में और उपसंयोजक यौगिक में कंपटीशन हो रहा है। अब इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, मतलब इन दोनों को ही जल में डोल डाला जा रहा है पारी पारा से। ठीक है ना, अब डालने के बाद ये जो पूर्ण जटिल यौगिक है ये परीक्षण नहीं दे रहे हैं। सिंपल से एक बात करेंगे, ये टूटने का परीक्षण नहीं दे रहे हैं, चाहे कितना देर तक ले हम लोग डाल रहे हैं या फिर उसमें जल के अलावा और भी कुछ चीजों को डाल रहे हैं तो परीक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भी चीजों को सोच रहे हैं कि जल में डालें तो टूट गया, तो एक द्विक लवण था और एक हमारा उपसंयोजक यौगिक था, लेकिन हम सोच रहे हैं अभी और इसमें कुछ चीज और डाला जाए, ठीक है ना, जिससे और ये टूटे। तो और भी कुछ अगर हम डाल करके इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं टूटता है, लेकिन इसको जैसे ही डालते हैं, किसी दूसरे कंपाउंड को डाला जाता है परीक्षण के लिए, तो ये टूट जाता है। ठीक है ना, मतलब ये क्या होता है, पार्शियल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये टूट जाता है, लेकिन जो कंप्लीट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो टूटता नहीं है, मतलब परीक्षण नहीं देता है। जैसे कि हमारा क्या होता है, पोटेशियम, ठीक है ना, फेरो हेक्सासाइनेट एग्जांपल है, उदाहरण जो हमारा है, उदाहरण है, ठीक है, पोटेशियम फेरो हेक्सासाइनेट। ये जो हमारा यौगिक है, ठीक है ना, ये जो हमारा यौगिक है जल्दी हमारा टूटता नहीं है। ठीक है ना, दुर्बल वियोजन हो जाता है इसका। और पार्शियल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसको अगर हम लोग डालेंगे तो ठीक है ये जल्दी रुकता नहीं है और ये परीक्षण देने लगता है। ठीक है ना, मतलब अगर दूसरा कंपाउंड देके परीक्षण के लिए अगर ले जाए, जैसे कि हमारा क्या होता है, क्या हो जाएगा, K4, ठीक है ना, पोटेशियम कैडमियम ले लेते हैं, ठीक है ना, मतलब CD, ठीक है ना, CD, ठीक है ना, और CN4 ले लें, साइनाइड, ठीक है ना, तो CN4 अगर लेंगे तो हेक्सासाइनेट हो जाएगा CN पे। तो ये जो हमारा हो गया ये जल में डालने पर टूट जाता है, परीक्षण देने लगता है। ठीक है ना, और जो Fe है ये परीक्षण नहीं देता है। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो अपूर्ण और पूर्ण जटिल यौगिक में अगर देखा जाए तो यही अंतर होता है, एक परीक्षण ये देता है और ये परीक्षण नहीं देता है। ये परीक्षण क्या करता है, देता है, और ये परीक्षण नहीं देता है। ठीक, अब हम लोग द्विक लवण और इन सब में अंतर को तो हम लोग मोस्टली जानते ही हैं, बहुत सारे अंतर को हम लोग बता ही चुके हैं। ठीक है ना, अब हम लोग कुछ टर्मोलॉजियों की भी बात करेंगे। ठीक है ना, मतलब कि इस टॉपिक को समझने के लिए,
हमको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। मतलब कि अभी तक ले हम लोगों ने देखा, क्या क्या देखा एक बार जरा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एडिशनल कंपाउंड होते हैं, योगात्मक यौगिक होते हैं, और ये योगात्मक यौगिक जो होते हैं, ठीक है ना, ये दो या दो से अधिक मतलब दो या दो से अधिक लवण का जो साधारण अनुपात होता है, ठीक है ना, अनुपात होता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, ठीक है ना, उसको हम लोग योगात्मक यौगिक कहते हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड किस फॉर्म में होता है, सही बोले हो, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जब हम लोग देख रहे हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं, इसमें दो तरह से हमको देखने के लिए मिल रहा है। एक हम लोग देखे थे पोटासियम K2SO4 इंटू Al2SO4 पे होल थ्राइस इंटू 24H2O। चलो ठीक है, बहुत सही है, अच्छा तुम लोगों ने सीखा, ठीक है ना। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कॉपर, क्या देखा था, कॉपर सल्फेट देखा, कॉपर देखा था, ठीक है ना। कॉपर हेक्सासाइनेट था, बहुत सही, कोई बात नहीं। अमोनियम था, ठीक है ना। तो जो कि हम लोगों ने देखा था कॉपर अमोनियम, ठीक है ना, कॉपर नहीं, कॉपर टेट्रा अमोनियम सल्फेट था, ठीक है ना। ये जो हमारा था कॉपर अमोनियम, ठीक है ना, सल्फेट था, और इनटू क्या था, H2O था। ये जो हमारा यौगिक था ये क्या था, हमारा डबल साल्ट था। क्या था, आज आज 2 तारीख है क्या जी, चलो 3 संडे मंडे, सॉरी जुलाई का खुला हुआ। तो अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर यू वेट। अब देखो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये 2 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है ना। एक हमारा द्विक लवण हो सकता है, एक हमारा द्विक लवण हो सकता है जिसको डबल साल्ट कहते हैं, और एक हमारा उपसंयोजक यौगिक हो सकता है। हमने कैसे अंतर समझा, हमने इसको जल में डाला, जल में डालने पे जो अपने आयनों में टूट जा रहा है आसानी से, ठीक है ना, नॉर्मली टूट करके अलग हो जा रहा है तुरंत का तुरंत, तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डबल साल्ट बोल रहे हैं। जिसको जल में डालने पर टूट नहीं रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, डबल साल्ट हम लोग उसको नहीं बोल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उपसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक बोलते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक भी उसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, ठीक है ना। अब जब हम लोगों ने इतना सीख लिया तो हमने कहा कि कैसे कंपाउंड होंगे जो हमें उपसंयोजक यौगिक बना के देंगे या संकुल यौगिक हमको बना करके देंगे। तो हमने कहा जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं वो सब क्या करेंगे, उपसंयोजक यौगिक हमको बना करके ही देंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसे तत्व हमको उपसंयोजक यौगिक बना करके अगर दे रहे हैं तो एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले क्या कर रहे हैं, वो लोग बनाते हैं लेकिन बहुत कम बनाते हैं, बहुत ही कम मात्रा में एस और एफ ब्लॉक वाले बनाते हैं, ठीक है ना। जो कि मतलब कि देखा जाए तो उतना नहीं माना जाता, लेकिन डी ब्लॉक सबसे ज्यादा माना जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बना करके देते हैं। मतलब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की क्षमता रहती है। जो पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो देने की जिनके पास क्षमता होती है और इसको लेने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ये डी ब्लॉक के पास। एस और एफ ब्लॉक पे डी ब्लॉक की तुलना में एस और एफ ब्लॉक में कम होती है इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, एस ब्लॉक में डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है ना। और हम लोगों ने देखने की कोशिश किया कि कैसी कंपाउंड, कैसे कोई हमने आपस में कभी जीवन में देखा है ऐसे कंपाउंड। हाँ हमने देखा है, यस सर हमने देखा है। कहाँ देखा है, हम लोगों ने आरबीसी में देखा। जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है, आयरन प्लस हीमोग्लोबिन का क्या होता है, मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है, आयरन प्लस हीमोग्लोबिन का मिश्रण होता है। और जहां पे हम लोगों ने देखा, दूसरा जो हम लोगों ने देखा कि सर धातु निष्कर्षण करेंगे, क्या करेंगे, धातु निष्कर्षण करेंगे। धातु निष्कर्षण में भी हमको क्या मिलता है, उपसंयोजक यौगिक देखने के लिए हमको मिल जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल, फिर हम लोगों ने देखा संकुल के प्रकार क्या होते हैं। संकुल 2 प्रकार के होते हैं, एक जटिल पूर्ण जटिल यौगिक होता है, एक क्या होता है, अपूर्ण जटिल यौगिक होता है। पूर्ण जटिल यौगिक को अगर हम लोग देखें तो ये परीक्षण नहीं देता है, क्या नहीं देता है, परीक्षण नहीं देता है। और जो अपूर्ण जटिल यौगिक होता है ये क्या करता है, परीक्षण देता है। इससे पता चलता है ये आसानी से टूट करके अलग हो जाता है, जबकि ये टूट करके अलग नहीं होता। मतलब अगर परीक्षण में इसको टूट जाता है और ये परीक्षण में नहीं, ये दुर्लभ वियोजित होता है, ये बहुत कम वियोजन दिखाता है हमको, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक तरह से देखा जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों का एक टर्मोलॉजी आता है जिसमें हम लोग देखेंगे कि उपसंयोजक यौगिक के कुछ टर्मोलॉजी है, कुछ शब्दावलियां हैं जो कि एनसीईआरटी में हमको दिखाया है और बताया है। और इन शब्दावलियों के बिना ये हमारा उपसंयोजक यौगिक को पढ़ना, ठीक है ना, हमारे लिए आसान बात नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने के लिए उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में जानना पड़ता है, उसके बारे में समझना पड़ता है, ठीक है ना, क्या क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि हम
लोग मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट, ठीक है ना, और बाकी कैसे कंपाउंड मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ऑक्टेन हेक्सेन एंड सो ऑन हम लोग जो देखते हैं, इसका नामकरण कैसे किया जाए, आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाए, ठीक है ना, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है, इन इन आइन ये सब जो चीज होते हैं, फॉर्म एस्ट ट्राइब्यूट, ठीक है ना, ये सब जो चीजें होते हैं, इथिलीन डाइमीन, इन सब सारी चीजों को टर्मोलॉजियों को जैसे कि हम लोग पहले समझना चाहते हैं कि जैसे कोई यौगिक देखेंगे तो टर्मोलॉजी हमको पता नहीं है तो हम लोग कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे कि उपसंयोजक यौगिक है तो किस प्रकार का यौगिक है और कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करें, तो इस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, ठीक है ना, और इन शब्दावलियों में अगर हम लोग सबसे ज्यादा अगर देखें तो ये शब्दावलियां जब तक हम लोग समझ तक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजिकल रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जो है कुछ टर्मिनोलॉजिकल जो रिलेटेड कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, तो मेरे पास तो 11 का लिस्ट है, ठीक है ना, 11 का लिस्ट है, लेकिन हम कितने लिखे हैं, 4, ठीक है ना। आज के लेक्चर ज्यादा ना बड़ा हो, ठीक है ना, 1 घंटे का ही रहेगा, ठीक है ना, जिसमें हम लोग इस चारों लिगेंड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर रहे हैं, मतलब चारों लिगेंड कर रहे हैं, सॉरी, चारों टर्मोलॉजी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु वो होता है कि जो, ठीक है ना, केंद्रीय धातु परमाणु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो बीच में रहता है, मिडल पॉइंट में रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। जैसे कि कॉपर, ठीक है ना, H2O को ले लिए, ठीक है ना, अब H2O को हम लोगों ने लिया, ठीक है ना, अब ये जो है H2SO4 को हम लोगों ने रखा है, ठीक है ना, और प्लस क्या रख दे रहा है, SO4 को, तो इसमें अगर हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। ये जो कोष्टक में है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कोष्टक में है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजक परिसर बोलते हैं, ठीक है ना। इसके तीसरा टर्मोलॉजी आता है आयनिक परिसर को लेकर के, कौन से परिसर को लेकर के, आयनिक परिसर। तो आयनिक जो होते हैं हम लोग जानते हैं 2 प्रकार से होते हैं, एक धनायन होते हैं और एक क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक धनायन होते हैं और एक क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। तो धनायन और ऋणायन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, एक धनायन होते हैं और एक क्या होते हैं, ऋणायन। तो हम लोग देखें तो ये देखो, इसमें से कोई ना कोई एक होगा जो धनायन होगा और कोई ना कोई एक होगा क्या होगा, ऋणायन होगा, ठीक है ना, आयन मतलब आयनिक मंडल में, ठीक है ना, एक ऋणायनिक होता है और एक क्या होता है, धनायनिक होता है। अब उपसंयोजक परिसर या तो देखो, उपसंयोजक जो परिसर हो सकता है या तो धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है या फिर उदासीन हो सकता है, ठीक है ना, उदासीन हो सकता है, तीनों हो सकता है। मतलब कि अब तीनों मतलब कि कोई ऐसे कोष्टक में है अगर उस पर प्लस या माइनस चार्ज लग गया तो वो उस पर प्लस चार्ज लग गया तो धनायनिक हो जाएगा, अगर उस पर माइनस चार्ज लग गया तो ऋणायनिक, अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उदासीन। तो ये जो ये तीनों तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहीं पे अगर आयनिक मंडल की बात करेंगे, ठीक है ना, तो आयनिक परिसर में, या इसको आयनिक मंडल भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, आयनिक परिसर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बोले तो उपसंयोजक परिसर, और यहाँ पे जो होता है ये जो साइड में जो रखा जाता है मोस्टली ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक परिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक परिसर बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो बाहर वाला होता है यही क्या कहलाता है, आयनिक परिसर कहलाता है। अब लिगेंड की बात करें, आयनिक परिसर की बात खत्म हो गई, मतलब ये जो कोष्टक में है ये क्या है हमारा, उपसंयोजक परिसर। उपसंयोजक परिसर के कोष्टक के बाहर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई चार्ज नहीं हो सकता, कोई चार्ज नहीं, उदासीन। माइनस चार्ज है तो ऋणायनिक उपसंयोजक परिसर, धनायन है तो धनायनिक उपसंयोजक परिसर। केंद्रीय धातु जो मिडिल में होता है, सबसे इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है ना। वहीं पे हमारा अगला टॉपिक आता है लिगेंड, ठीक है ना। तो लिगेंड की अगर हम लोग बात करें तो लिगेंडों का भी वर्गीकरण किया गया है, क्या किया गया है, मतलब लिगेंडो का भी क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अब लिगेंडो का वर्गीकरण जो है, नंबर पहला वर्गीकरण के बारे में हम लोग देखेंगे, आवेशों के आधार पर। किसके आधार पर, आवेशों के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। किसके आधार पर, आवेशों के आधार पर लिगेंडो का वर्गीकरण। आवेशों के आधार पर लिगेंड को अगर देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों। अब आवेशों के आधार पर खत्म, एक तो आवेश रहेगा ही नहीं, एक तो धनायनिक आवेश रहेगा, एक ऋणायनिक आवेश रहेगा, तो 3 ही तरीके से हो सकते हैं। तो लिगेंड आवेशों के आधार पर 3 ही प्रकार के होंगे। एक होगा हमारा धनावेशित लिगेंड, क्या होगा, धनावेशित, क्या होगा, धनावेशित लिगेंड, ठीक है ना। और एक होगा हमारा क्या होगा, ऋणावेशित लिगेंड, क्या होगा, ऋणावेशित लिगेंड, ठीक है ना, लिगेंड। और एक हमारा हो सकता है उदासीन लिगेंड। कौन सा लिगेंड है, उदासीन, ठीक है ना, उदासीन लिगेंड, ठीक है ना।
ठीक है ना। अब इसके बारे में तुम लोगों को ज्यादा क्या पता है, तुम लोग समझदार हो। तो धनावेशित जो लिगेंड होगा, ठीक है ना, जैसे कि अब लिगेंड क्या होता है, ठीक है, लिगेंड जो ये तुम देख रहे हो, ये केंद्रीय धातु प्रमाण को आयन को छोड़ करके जितने लोग मोस्टली होते हैं वो क्या होते हैं, धरा, मतलब केंद्रीय धातु प्रमाण भी कई तरीके से हो सकते हैं, बहु भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिगेंड जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिगेंड बोल रहे हैं। जो इरेनिक, सॉरी, ठीक है ना, जो मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब युग्म पेयर देने की जो प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो अब लिगेंड जो हो सकते हैं, तो ये जो हो सकते हैं कई प्रकार से होते हैं। उदाहरण से ले ले, हाइड्रोनियम आयन को ही ले लेते हैं, ठीक है, धनावेशित लिगेंड की बात कर रहे हैं ना, H3O+, ये हमारा एक तरह से कैसा है, मतलब हमारा जो हाइड्रोनियम आयन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनावेशित लिगेंड भी बोलते हैं। अगर अगला एग्जांपल लिखें तो NO+ जो हो गया हमारा, कैसा हो गया, इसको हम लोग नाइट्रोसिलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिलियम। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिलियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरी अगर बात करें तो NH2, ठीक है ना, और प्लस NH3 पे प्लस, ठीक है ना। अगर हम इसको बोलें तो हाइड्रोजीनियम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनियम। ये हाइड्रोनियम है और ये क्या है, हाइड्रोजीनियम है। ये क्या है, हाइड्रोजीनियम। और ये क्या है, हाइड्रोनियम। और ये हमारा क्या है, नाइट्रोसिलियम। हमको इन सारी चीजों को, ये धनावेशित लिगेंड हो गया। तो ऋणावेशित, जिसपे ऋण आवेश होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणावेशित लिगेंड। जैसे कि CN लिख लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो। लिख लो, मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो। OH आयन है तो इस पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हाइड्राक्सो, ठीक है ना। Cl- है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। क्लोरिडो क्या बोलते हैं, क्लोरिडो, ठीक है ना। और हमारा Br अगर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमीडो, ठीक है ना। और देखो, और अगर तो मान लो CH3 COOH है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसीटेटो, ठीक है ना। एक एग्जांपल आता है ऑक्सीलेटो, जैसे कि COO पे माइनस है और COO पे माइनस है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं, ऑक्सीलेटो। बहुत सही सीख रहे हो, ठीक है ना। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब उदासीन लिगेंड, जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उदासीन लिगेंड। कौन सा लिगेंड बोलेंगे, उदासीन लिगेंड। जैसे कि H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा। तुम लोग एक नाम और आ गया, कौन सा नाम आ गया, एक्वा, ठीक है ना। एक्वा जो होता है वाटर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, वाटर को। NH3 जो हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन। क्या बोलते हैं, एमीन, ठीक है ना। अब जैसे कि C2, दिखाई दे रहा है, ये बस हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना, एक्वा। और ये क्या हो गया हमारा, एमीन, ठीक है ना। चलो ठीक, तो इस तरीके से हमारे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं और हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, और समझ भी सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, तो एमीन है, ठीक है ना। और भी हमारे हैं जैसे कि CO, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। और एक लिखने जा रहे थे, हम लोग लिखने जा रहे थे C2H5। क्या लिखने जा रहे थे, C2H5N, ठीक है ना। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो पिरामिडीन बन जाता है। क्या बन जाता है, पिरिडीन। पिरामिडीन नहीं, क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ये सब जो कंपाउंड्स हैं, ये सब हमारे कैसे हैं, उदासीन लिगेंड है। कैसे लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। तुम कहोगे सर जी बस खत्म, नहीं, अभी और भी लिगेंड है, अभी और भी। ये तो आयनों के बेस पर है, ये किसके बेस पे है, आयनों के बेस पर लिगेंड है, ठीक है ना। तो कहोगे तब सर कैसे, मतलब ये जो लिगेंड होते हैं, ठीक है ना, अब ये आयनों के बेस पे है। अब इलेक्ट्रॉन देने के बेस पे बांटा गया है। किसके बेस पे, इलेक्ट्रॉन देने के बेस पे। मतलब हमको ऐसे ऐसे लिगेंड देखने के लिए मिलते हैं जो कि क्या करते हैं, डबल डबल। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक यहाँ पे एक आयन यहाँ, मतलब ये दो दो इलेक्ट्रॉन दे सकते, दो दो लोन पेयर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, द्विदंतुक। क्या बोलेंगे, द्विदंतुक लिगेंड। दो दांत वाला हाथी नहीं, एक दांत वाला हाथी नहीं सर जी, दो दांत वाला नहीं। एक दंतुक का मतलब हो गया एक हाथी वाला दांत। मतलब कि जो एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर को देगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक दंतुक लिगेंड बोलेंगे। जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विदंतुक लिगेंड बोलेंगे। जो तीन इलेक्ट्रॉन को देगा, तीन या तीन से अधिक देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुदंतुक लिगेंड। मतलब जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोगों को क्या कर देगा, दे देगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुदंतुक लिगेंड बोलेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर हम लोगों को अगर देखा जाए,
ठीक है ना। अगर हम लोग इसमें देखें तो हम लोगों को टॉपिक जो है, तो हम लोगों ने देखा कि एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, दो दंतुक लिगेंड क्या होता है, और लिगेंडों के बारे में देखा। ठीक है ना। फिलहाल हम लोगों ने केंद्रीय धातु परमाणु के जो बीच में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। ठीक है ना। और उपसंयोजक परिसर हो गया हमारा, कौन सा परिसर, उपसंयोजक परिसर हो गया। तो उपसंयोजक परिसर में हम लोगों ने देखा कि जो बड़े ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना, या जो ब्रैकेट के अंदर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजक परिसर बोलते हैं। और आयनिक परिसर वो होता है जो ब्रैकेट के बाहर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोग मतलब आयनिक परिसर बोलते हैं। फिर हमारा लिगेंड आ गया, लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। तो आयनों को देने की जो प्रवृत्ति होता है उसके बेस पर लिगेंड को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, 3 भागों में। ठीक है ना। आवेशों के बेस पे लिगेंडों को 3 भाग में, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन लिगेंड बांटा गया है। ठीक है ना। जो कि हम लोगों ने देखा जैसे कि हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसिलियम। ठीक है। और वहीं पे हम लोगों ने ऋणावेशित लिगेंड को देखा जिसमें साइनो, हाइड्रोनियम, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ठीक है ना, ऑक्सीलेटो, एसीटेटो, ठीक है ना। एंड फिर हम लोग उदासीन लिगेंड पे देखा कार्बोक्सिलिक, एक्वा एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो हम लोगों देखने आ गए हैं कि लिगेंडों में उपस्थित दाता परमाणुओं के आधार पर, किसके आधार पर, लिगेंडों में उपस्थित दाता परमाणुओं के आधार पर जो लिगेंड होते हैं, क्या, जो लिगेंड होते हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। 4 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। नंबर पहला क्या होता है, एक दंतुक लिगेंड, दूसरा द्विदंतुक लिगेंड, तीसरा बहुदंतिक, और चौथा क्या होता है, उभय दंतुक लिगेंड। कौन सा लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड। तो एक दंतुक लिगेंड क्या होता है, द्विदंतुक लिगेंड, मतलब जो दाता परमाणु होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर देगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक दंतुक लिगेंड बोलते हैं। कौन से, एक दंतुक लिगेंड बोलते हैं। तो देखो एक दंतुक लिगेंड 3 प्रकार से हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन से, उदासीन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उदासीन लिगेंड भी हो सकता है। तो उदासीन एक दंतुक लिगेंड, कौन सा, उदासीन एक दंतुक, ठीक है ना, लिगेंड होते हैं। ठीक है ना। अब उदासीन एक दंतुक लिगेंड मतलब जो एक ही लोन पेयर दे सकते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन एक दंतुक लिगेंड। जैसे कि H2O जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा, NH3, क्या, NH3, उसके बाद CO, अभी नीचे एग्जाम्पल जितना भी लिखवाए थे, ROH, ये सारे जो एग्जाम्पल है ये सब कैसे हैं, एक दंतुक लिगेंड के हैं, नाइट्रोसिन। अब देखो दूसरा जो है हमारा धनावेशित, क्या हो जाएगा, धनावेशित, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऋणावेशित, क्या, ऋणावेशित। ठीक है ना। ऋणावेशित एक दंतुक, क्या लिखेंगे, ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। कौन सा लिगेंड, ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। तो ऋणावेशित जो एक दंतुक लिगेंड होता है वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमीडो, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ढेर सारे एग्जाम्पल है जो कि हमने क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है ना, नोट से लिख लेना। ठीक है ना। और तीसरा जो हमारा होता है, ठीक है ना, वो होता है हमारा धनावेशित। कौन सा होता है, धनावेशित, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड। कौन सा, एक दंतुक लिगेंड। ठीक है ना। तो धनावेशित में जैसे कि हमारा हो गया हाइड्रोनियम, ठीक है ना, नाइट्रोसिलियम, ठीक है ना, और हाइड्रोजीनियम, ठीक है ना, ये जो है हमारे कैसे हैं, धनावेशित एक दंतुक लिगेंड है। वहीं पे द्विदंतुक लिगेंड की अगर बात करें जिसमें, ठीक है ना, दो मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें 2 लोन पेयर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हम लोग दे सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं। ठीक है ना। कैसे लिगेंड बोलते हैं, द्विदंतुक लिगेंड हम लोग बोलते हैं, सिंपली अगर बोले तो। एग्जाम्पल में अगर देखें तो CH2, CH2, और यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें इस तरीके से, और यहाँ पे लिख दें CH2 NH2 लिखते हैं तब सही रहेगा, गलत हो जाएगा। NH2 पे लोन पेयर है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्या है, NH3 रख दें, 2 रख दें, ठीक है, 2 ही रख, ठीक है। तो ये देखो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर उठा करके क्या कर देगा, ये दे देगा। तो इस